हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन। तो मोशन जैसे ही हम सुनते हैं तो हमको लगता है क्या मोशन का मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो। तो जैसे ही हमसे कोई पूछता है कोई ऑब्जेक्ट बताइए जो मोशन में हो, तो हम कहें बस चल रही है। कोई पूछेगा कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो दूसरा वर्ड एक और आता है, मोशन के साथ एक और वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। मोशन के साथ एक और वर्ड आता है, दैट इज़ रेस्ट। तो हम बोलते हैं रेस्ट पे कौन है, तो हम बोल देंगे व्हाइट बोर्ड रेस्ट पे है, कहीं जा नहीं रहा है, ये दीवार रेस्ट पे है, ये पोडियम रेस्ट पे है। मोशन में कौन है, तो यूजुअली स्टूडेंट कहते हैं सर आप मोशन में हैं, आप चल रहे हैं, आप एक जगह रुके नहीं हैं। या हम कह देते हैं कि एक बस है जो रोड पे जा रही है वो मोशन में है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो मोशन तो आपको क्लियर है कि बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो हम क्या बोल दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। तो रेस्ट में कैसे पता करें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या नहीं है, तो रेस्ट के लिए हम क्या बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड तो कहीं नहीं जा रहा है, मतलब ये बिल्डिंग भी कहीं नहीं जा रही है, पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट एक जगह पे फिक्स है ना, ऐसा ही। तो ऐसा है अगर, तो आप लोग ये बात समझे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, अर्थ पे है। अब जब अर्थ ही फिक्स नहीं है तो ये चीज़ें कैसे फिक्स हैं, दीवार फिक्स है क्या, नहीं। तो ये हैं कैसे, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो अब हम मोशन में किसको बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन एन object changes its position with respect to its surrounding, then it is said to be in motion। अब इसमें वर्ड आया पोजीशन और सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पोजीशन का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी पर्टिकुलर दूरी, कि वो कहाँ पे है। जैसे हम देखें तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाया होगा 1 2 3 4 1 2 3। तो अब अगर हम यहाँ पे बोले कि पॉइंट ए, हम बोल रहे हैं पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे देते हैं 2,1। मतलब हमने ये क्या बताया, इसकी पोजीशन बताई। तो पॉइंट ए कहाँ होगा, x पे 2 y पे 1, ये मिला हमको पॉइंट 1 2, तो ये क्या होगा, इसकी पोजीशन। मीन्स हर पॉइंट से इसकी पर्टिकुलर एक फिक्स डिस्टेंस है। तो ऐसे जब हम किसी चीज़ का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मीन्स उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी अपनी एक पोजीशन है। और सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग क्या है, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को छोड़ के उसके आसपास जितनी चीज़ें हैं उसको हम सराउंडिंग कहें। जैसे हम कहें कि हम एक ऑब्जेक्ट हैं, तो हम एक ऑब्जेक्ट हैं, तो बाकी ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हमारे आसपास हैं, ये हमारी सराउंडिंग है। तो अब अगर हम इसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदल रहे हैं तो क्या होगा, हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन अगर हम क्या कहें कि हमारी पोजीशन नहीं बदल रही है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू its surrounding, then it is said to be at rest। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो कैसा है, रेस्ट पे है। तो अब हम किसको रेस्ट पे कहें, जब पूरा अर्थ ही घूम रहा है तो अर्थ पे होने वाली कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं होगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, नोट लिखें, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट
एंड नथिंग इज इन एब्सोल्यूट मोशन। ना ही कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से रुका हुआ है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से चल रहा है। मतलब ये एब्सोल्यूट कंडीशन नहीं है। मोशन और रेस्ट कैसी है? रिस्पेक्टिव कंडीशन है। जैसे हम बात करें कि अगर हमने एक रिंग पहन रखी है और हमने हाथ बार बार हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, अब ये जो रिंग है ये हमारे रिस्पेक्ट में जहां पहनी थी सुबह अभी भी वही है ये, तो हमारे रिस्पेक्ट में कैसा है? ये रेस्ट पे। लेकिन आपके रिस्पेक्ट में अभी हम थोड़ी देर पहले बोर्ड के इस कॉर्नर पे थे, थोड़ी देर बाद इधर गए, कभी हाथ ऊपर है कभी नीचे है, तो आपके रिस्पेक्ट में ये रिंग क्या कर रही है? अपनी पोजीशन बार बार बदल रही है। तो इसका पोजीशन बार बार बदलने का मतलब ये कैसा है? आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है। और यही रिंग उसी समय मेरे रिस्पेक्ट में कैसी है? रेस्ट पे है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे आप स्कूल बस में जब जाते हैं तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हम क्या सोचते हैं? 5 मिनट और मिल जाए और पढ़ाई कर ले। तो बस में भी हम पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो बस में बुक खोल के हम पढ़ाई कर रहे हैं, बस चल रही है हम बुक में पढ़ाई कर रहे हैं। बस तो मोशन में है लेकिन कॉपी आपके रिस्पेक्ट में कैसी है? रेस्ट पे है, तभी आप पढ़ पा रहे हैं उसको। दूसरी कंडीशन, एक दूसरी भी कंडीशन आती है, वो क्या कह रहा है? ऑन द सेकेंड कंडीशन क्या हो रहा है कि एक बंदा है जो रोड पे खड़ा है, बस चल रही रोड पे, वो भी क्या आपकी बुक को पढ़ पाएगा? नहीं। क्यों? उसके रिस्पेक्ट में आपकी बुक कैसी है? मोशन पे है। वही बुक जो आपके लिए रेस्ट पे है बाहर खड़े हुए बंदे को मोशन में समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये जो रेस्ट और मोशन है ये कैसी है? ये रिस्पेक्टिव कंडीशंस हैं। तो अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या करने वाला है? इट विल कवर अ डिस्टेंस। तो अब हम जानना चाहते हैं डिस्टेंस क्या होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे डिस्टेंस है क्या। जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो किसी न किसी रास्ते से जाएगा, एक पाथ कवर करेगा। तो डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना दूर तक चलेगा, जितनी पाथ चलेगा, जैसे आप चले और यहां से हम मान लेते हैं कि हमने चलना स्टार्ट किया और हम यहां तक गए, ए से बी तक गए। तो ए से बी तक जाने में ये जो रास्ता था 4 मीटर लंबा था। देन द डिस्टेंस इज ऑल्सो 4 मीटर। ए से बी गया तो 4 मीटर कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस भी कितना हो गया? डिस्टेंस भी 4 मीटर हुआ, मतलब जो पाथ चल रहा है। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं यहां से 4 चलता, फिर उसके बाद ये इधर से आ जाता 2 मीटर, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाता? सी तक चला गया तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर। वो पता नहीं किधर जा रहा है, जितना पाथ वो चलेगा उतना हम डिस्टेंस बोलेंगे। अब ये देखें कहाँ पे, तो जो हमारा बाइक होता है, कार होती है, सब में 1 मीटर लगा होता है, ओडोमीटर। इसको मेजर किससे करते हैं? ओडोमीटर से। ओडोमीटर आपकी बाइक कितनी चल चुकी है वो बताएगा। वो क्या करेगा? आप गोला घूम के अपनी जगह आ जाइए, बाइक उठाइए, एक मार्केट जाते हैं, घूम के वापस घर आ जाते हैं, मार्केट गए घूम के वापस आ गए, तो क्या 0 बताएगा? नहीं, वो जाने आने का पूरा डिस्टेंस बताएगा। सपोज करिए आपने घर से 4 किलोमीटर दूर गए तो वो क्या बताएगा? 4 किलोमीटर। फिर वहां से 4 वापस आए तो आपका गाड़ी कितना बोलेगा? कितना चल चुके हम लोग? 8 किलोमीटर। दैट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, लेंथ है पाथ की, तो इसको हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और इसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो हम जो पाथ है उसको मीटर और सेंटीमीटर में मेजर किया करेंगे। अब कोई ऑब्जेक्ट है तो ये कैसा है? डिस्टेंस कैसा है? तो इसको हम बोलेंगे, इसके बारे में एक चीज और जान लेते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, किधर भी जाए उसकी काउंटिंग बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की।
displacement. What is displacement? Displacement is the shortest distance. It is the shortest distance between initial to final position. It is the shortest distance between initial to final position of the motion. It is the shortest distance between initial to final position of the motion. अब जैसे हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन ड्यूरिंग दैट टाइम, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कह रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। मतलब जैसे कि हम बोले कि हम ए से चले थे और हम यहाँ पर डी पे आ जाते हैं, ए से चले थे और हम डी पे आ जाते हैं, ठीक? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए टू डी, मतलब 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? केवल 2 मीटर। जबकि डिस्टेंस कितना हो जाता? 4 to 4 मीन्स 10। 4 + 2 6 + 4 10। डिस्टेंस हुआ 10 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर केवल। अब हम देखें कि जब ये 2 मीटर हुआ और इसने क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी गई, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एसआई यूनिट मीटर, और सीजीएस यूनिट इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भी सेंटीमीटर। एसआई यूनिट इसके लिए भी मीटर और सीजीएस यूनिट इसके लिए भी सेंटीमीटर। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है, वापस यहीं आ जाता है, तो डिस्टेंस तो होगा कुछ ना कुछ। मान लेते हैं ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर और ये 2 मीटर, तो डिस्टेंस तो 12 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि वही इनिशियल पॉइंट है और वही फाइनल पॉइंट है, ए बी सी डी। तो हम ए से चलकर वापस अगर ए पे जाएंगे तो हमारा कितना पॉइंट डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस विल बी 12 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस कितना हुआ? 12 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखें कि हमको यहाँ से क्या दिख रहा है कि किसी भी केस में हम देख रहे हैं तो सब में डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम। तो यहाँ से एक रिलेशन आप समझ लें कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ऐसा एक कंडीशन में नहीं होगा। एक तो ये हो गया, ऐसा कब होगा? 2 एग्जाम्पल हमने देखे। दूसरा क्या देखे कि अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन चल रहा हो, जो पाथ फॉलो कर रहा हो स्ट्रेट लाइन, मतलब हम मान लें कि केवल ए से बी गया जो 4 मीटर था, तो क्या होगा? डिस्टेंस भी 4 मीटर, यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस भी 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर ही है। सो जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में इक्वल हो गया। अब ऐसा हो सकता है क्या कि कभी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाए और डिस्टेंस कम हो जाए? आंसर इज नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस है। हाँ, सबसे छोटे डिस्टेंस को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो उससे छोटा डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो इसको हम सही बनाने के लिए क्या करें? इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा, या केवल एक कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा हो, एक फिक्स डायरेक्शन में चल रहा हो, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। इज इट क्लियर? अब हम देखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
एक वेक्टर ये डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये एक बार बढ़ा 4 मीटर, फिर 2, फिर इधर से आया तो ये कम ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये डायरेक्शन पे डिपेंड होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है।